Welcome, friends. Today we'll discuss one of the topic which is in current affairs. Yes, India-Canada relationship. Don't you think it's a testing time, a complex India-Canada dynamic? Let us discuss in detail. Now, as usual, we will discuss कि ये टॉपिक क्यों चर्चा में है, जिसकी हत्या हुई वो हरदीप सिंह निज्जर कौन था, कनाडा ने ऐसे कौन से एलिगेशन लगाए, इंडिया का इसके ऊपर रिप्लाई क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज फाइव आइज इंटेलिजेंस, खालिस्तान मूवमेंट क्या था, ब्रीफ में ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, कनिष्का बॉम्बिंग क्या था, लाइक फादर लाइक सन, ये एग्जैक्टली क्या है, एंड फाइनली मेंस क्वेश्चन एंड कंक्लूजन. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ क्यों चर्चा में? भारत कनाडा के रिलेशन तो काफी अच्छे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के हाउस में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कनाडा के पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि देयर आर क्रेडिबल रीजंस टू बिलीव दैट इंडियन एजेंट्स आर बिहाइंड द मर्डर ऑफ सिख सेपरेटिस्ट ऑन कैनेडियन सॉइल. प्लीज, क्रेडिबल रीजंस कहा है उन्होंने टू बिलीव दैट इंडियन एजेंट्स. ये क्लियरली, ये मीडिया के सामने बाहर होता अलग बात है, रैली में होता इलेक्शन अलग बात है, but when someone is making such allegation on the floor of the house, it definitely raises question because house के सामने आप कह रहे हैं तो definitely इसमें कुछ बात तो रहेगी. Then comes the next question कि हरदीप सिंह निज्जर जो थे, कौन था ये? इंडिया ने इसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था बाय 2020, जिसे शॉट किया गया एक टेंपल के बाहरी जून 2023 में, ऑब्वियसली जिसके वजह से भारत और कनाडा के बीच में रिलेशंस बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, टेंशन बहुत फ्लेयर अप हुआ है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इंडिया का रिप्लाई क्या है? यह है इंडिया का ऑफिशियल रिप्लाई. क्या इंडिया ने क्लियरली इसे रिजेक्ट किया है कि जो भी कनाडा ने एलिगेशंस लगाए वो एब्सर्ड है, मोटिवेटेड है, इंडिया ऐसा कोई काम नहीं करता. इंडिया ने क्लियरली कहा है इंडिया बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पॉलिटी जिसका कमिटमेंट है रूल ऑफ लॉ को. और ऐसे एलिगेशन जस्ट क्या कर रहे हैं, फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, कहां से? खालिस्तानी टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट से. सो ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है. इतना ही नहीं, यहां तक ये भी कहा इंडिया ने कि इट्स इनएक्शन ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट ऑन दिस मैटर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग डिमांड. इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड बहुत ही रेयरली यूज होते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, कैनेडियन पॉलिटिकल फिगर्स हमेशा सिंपैथी दिखाते हैं ऐसे एलिमेंट्स के बारे में, ऐसे क्लियरली कहा गया है. इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स यूज किए जो आज तक शायद सिर्फ पाकिस्तान के बारे में हमने देखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्पेस गिवन इन कैनेडा टू रेंज ऑफ इलीगल एक्टिविटी, प्लीज लिसन केयरफुली, इलीगल एक्टिविटीज लाइक murder, human trafficking, and organized crime is not new. So don't you think such type of things, statements हम इंडिया के तरफ से नहीं देखते नॉर्मली, या इंडिया ने कभी ऐसा स्टेटमेंट यूज भी किया तो जितना मुझे नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में होता है. बट डोंट यू थिंक ऐसे स्टेटमेंट, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये स्टेटमेंट देख के कुछ लोगों को तो इमीडिएटली लगा क्या कनाडा नेक्स्ट पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी टेररिस्ट को पनाह दी, वहां पे उन्हें फ्लरिश होने दिया, और आज पाकिस्तान की हालत क्या है आप भी देखते हैं. सो जो पाकिस्तान का हुआ वही कनाडा का होगा क्या? मतलब इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ पे इंडिया ने क्लियरली कहा है कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स को ऑपरेट करना देना गलत है. यह है इंडिया का ऑफिशियल रिप्लाई. बट एक चीज जो मुझे ऐड करना चाहता हूं, डोंट थिंक 47 से अगर आप क्लियरली देखोगे, क्या कभी आपने सुना है कि भारत के किसी फोर्सेस ने या किसी इंडियन एजेंट्स ने आउटसाइड जाके कोई ऐसे काम किए? मोसाद का इसके बारे में नाम है, सीआईए का नाम है, बट भारत ऐसे काम नहीं करता. एटलीस्ट मैंने तो ये सुना नहीं, आपने सुना होगा तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना. नेक्स्ट, ये हरदीप सिंह निज्जर कौन थे? इनका जन्म 1977 में हुआ था, जालंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में. तो भाई कनाडा कब चले गए? 1997 में. किस लिए? एज अ प्लम्बर. प्लीज लिसन केयरफुली. इनिशियली कहा जाता है कि वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से एसोसिएट थे, जिससे एनआईए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. मतलब लिंकेजेस आपको भी क्लियर हो रहा है. इतना ही नहीं, इन्होंने 2 बार कनाडा के सिटीजनशिप को भी अप्लाई किया था, जब रिजेक्ट हुई थी, फाइनली जाके उन्हें सिटीजनशिप मिला हुआ है. नॉट ओनली दिस, 2007-8 में जो ब्लास्ट हुए थे, कहा जाता है निज्जर उसमें से एक कल्प्रिट मेन है. दैट इटसेल्फ मींस
इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क काफी है। तो शहीद कहना कितना सही है ये आप डिसाइड कर दो, आपके ऊपर छोड़ देता हूं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस क्या है, एग्जैक्टली कौन है ये फाइव आइज? लिसन केयरफुली। ये फाइव आइज है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके एंड यूएस। है क्या आइज? क्यों स्टार्ट हुई, किसने किया? लिसन, 1940s में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब चर्चिल और बाकी लोगों ने एक साथ आके डिसाइड कर दिया कि इंग्लिश स्पीकिंग मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उन्हें एक साथ आना चाहिए। क्यों? टू शेयर द इंटेलिजेंस। मतलब इसका जन्म कब हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। सो कैन आई सिंपली से आज मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड है ये, टाइम टेस्टेड है, मतलब फ्रेंडशिप भी पक्की है। सो कुछ लोगों को जो भारत में लगता है कि शायद बिकॉज ऑफ चाइना वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के तरफ हार्ड स्टैंड नहीं करेंगे, तो प्लीज ये भी थोड़ा देखो, आप ये भी थोड़ा देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करेंगे, बट ये भी याद रखो कि कनाडा यूएस का काफी अच्छा अलायंस पार्टनर है, काफी अच्छा फ्रेंड है, और वो भी more than 80 years. Not only this, Canada is neighbor to United States and neighbor cannot be changed. जैसे हम पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकते, वैसे यूएस भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये फाइव आइज जो है, क्या एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है? यस, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो कुछ लोगों को ये भी कहना था कि यूएस इंडिया के तरफ झुका है, तो यूएस ने वो क्लियरली कहा है कि वी आर इन कॉन्टैक्ट विद बोथ कैनेडियन एंड इंडियन साइड। उनके मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, कब स्टार्ट हुआ था? ये खालिस्तान मूवमेंट का रूट्स अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश पॉलिसी में मिलेंगे आपको। एज यूजुअल ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख यूज करो, सिख बटालियन यूज करो, सिख आर्मी में इंक्लूड करो। क्यों? हिंदू प्रिंसली स्टेट्स के खिलाफ, मतलब डिवाइड एंड रूल करना ये उनका काम ही था ना। 1947 में रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान तो क्रिएट हो गया, तो मोस्टली मुस्लिम कहाँ चले गए? पाकिस्तान। और हिंदू कहाँ आ गए? भारत में या इंडिया में आप कह सकते हैं। बट इससे क्या हुआ, जो मेजॉरिटी सिख पॉपुलेशन था, इनका एरिया डिवाइड हो चुका है, कुछ एरिया पाकिस्तान, कुछ एरिया इंडिया में। उनके कुछ रिलीजियस साइट्स पाकिस्तान में चले गए। दैट्स द रीजन कुछ लोगों को लगता था कि एक खालिस्तान एक उनका सेपरेट आइडेंटिटी एक होना चाहिए, लैंड ऑफ प्योर, और ये उनका राइट है, ऐसा कहा जाता था ना। खालिस्तान एग्जैक्टली कैसा होगा, ये मैप में दिखा ऐसा ही होगा क्या? नॉट नेसेसरी, इनके ऊपर कोई यूनिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा और साइड होना चाहिए, इसमें उन्हें उनमें भी यूनिटी नहीं है। ऑब्वियसली स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद पंजाब को ट्राइफोकेट कर गया, हिंदी स्पीकिंग आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा एंड पंजाब, 3 नए स्टेट क्रिएट हो गए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये सारा तो इंडिया में हो रहा है, तो कनाडा कहां से पिक्चर में आ गया? जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रिटिश ने आर्मीज में मोस्टली सिख आर्मी भी थी, तो सिख जो थे मेजॉरिटी मेजॉरिटी मैंने कहा कि वो कहां जाने लगे धीरे धीरे? कनाडा में। ऑब्वियसली द पर्पस इज वेरी सिंपल, गुड प्रोस्पेक्टस, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, गुड अपॉर्चुनिटीज के लिए कनाडा जाने लगे। देन यू मे से कि ठीक है सर, वैसे तो लोग यूएस भी जाते हैं, गल्फ में भी जाते हैं। But by 1970s, listen the statement, Sikhs were a visible section of Canadian society. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1970 तक सिख एक कैनेडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। इनमें से कि कितना बड़ा सर, दिखाता हूं। कनाडा अगर एरिया वाइज जाओगे, प्लीज एरिया वाइज जाओगे, तो सेकंड नंबर में आता है रशिया के बाद। बट कनाडा का पॉपुलेशन है सिर्फ 4 करोड़, और वही यूएसए का पॉपुलेशन है, लिसन केयरफुली, 36 करोड़। और ये 4 करोड़ में, लिसन, इतना कम पॉपुलेशन है, ये 4 करोड़ में एशियन कम्युनिटी ज्यादा है। इस एशियन में भी ज्यादा कौन है? तो इंडियंस है। इंडियंस में भी 50% कौन है? तो सिख है। मतलब कहा जाता है कि 7 लाख 8 लाख के आसपास कौन है? सिख है। मतलब वो मेजॉरिटी है, इन्फ्लुएंशियल है। वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर यहां होता है तो वहां क्यों नहीं हो, हर जगह पे वो होता रहता है। तो 1970 तक ये हो ही गया, और ये फिगर जो है वो मैंने आज की तारीख के फिगर दी है।
तो आया 1971, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडवर्टाइजमेंट आ गया रिगार्डिंग बर्थ ऑफ खालिस्तान, और वहां से ये और भी आगे जाने लगा। इतना ही नहीं, जनरल सिंह भिंद्रनवाला जैसे लोगों ने बहुत ट्रबल करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को। कहा जाता है कि भिंद्रनवालों को कुछ पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट था, ऑब्वियसली फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो किया क्या खालिस्तान मूवमेंट में? बॉम्बिंग 1980s में बहुत पीक में था। बॉम्बिंग, असैसिनेशन, किडनैपिंग, किलिंग, मैसेकर, ये सारी चीजें चल रही थी पंजाब में मोस्टली, जिसमें इनोसेंट लोगों की जान जा रही थी। सो ऑब्वियसली खालिस्तान मूवमेंट बहुत ही पीक पे जा चुका था, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना जरूरी था। एंड फाइनली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, क्योंकि भिंद्रनवाले और बाकी को लोगों ने गोल्डन टेम्पल का सहारा लिया। सो इंडियन आर्मी को वहां पे जाके ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा, जहां पे मोर देन 400 लोगों की डेथ हो चुकी है। ऑब्वियसली भिंद्रनवाले भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए। बट इसके वजह से हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेशन किया गया, जिसके बाद कम्युनल वायलेंस बहुत हुआ, जो पार्टीशन के बाद कहा जाता है सबसे बड़ा कम्युनल वायलेंस, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। एंड पंजाब एक इंसर्जेंसी का बहुत बड़ा हब बन गया। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर आगे क्या हुआ? ऑब्वियसली आगे इंडिया ने इसके ऊपर काफी टफ स्टैंड लिया, एंड बाय 1995, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1995 तक ये मोमेंट पूरी तरह से खत्म कर दिया। यू में से कि सर पंजाब तो शांत है अब, तो अब क्यों इशू? अब क्या खालिस्तान का है? आज भी इसे सपोर्ट मिलता है, सिंपथी मिलती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोर्ट और सिंपथी मिलती है। कहां से? भारत से नहीं, पंजाब से नहीं। एक पाकिस्तान तो है ही, बट दूसरा फॉरेन सॉइल्स, मतलब कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, या ऐसे अलग अलग कंट्रीज हो सकते जहां पे एक सेक्शन ऑफ सिख डायस्पोरा, प्लीज आई एम यूजिंग द वर्ड केयरफुली, सेक्शन नॉट ऑल, एक थोड़ा सेक्शन हो सकता है सिख डायस्पोरा का कि उनकी इन्हें सिंपैथी मिल रही है। एंड दैट्स रीजन ये मूवमेंट बीच बीच में हमें दिखता है। एज ये मूवमेंट कब का खत्म किया है? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, से ये कनिष्का बॉम्बिंग क्या था? जो प्लेन दिख रहा है आपको, इसे एम्पेरर कनिष्का कहा जाता था। टोरंटो टू न्यू दिल्ली का ये फ्लाइट था। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भिंद्रनवाले की हत्या का बदला लेने के लिए कहा जाता है इस प्लेन को ही ब्लो अप कर दिया, जिसमें लिसन केयरफुली मोर देन 329 लोगों की जान चली गई, जिसमें 82 चिल्ड्रन थे जिनकी उम्र 13 साल से भी कम थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 13 साल से भी कम उम्र के थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, यहां पे 9/11 से पहले, सितंबर 9/11 से पहले का, अगर दुनिया का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सबसे बड़ा अगर टेररिस्ट अटैक कोई होगा तो ये था। सबसे बड़ा मैं यूज कर रहा हूं। दूसरा प्लेन भी ब्लो करने की तैयारी में थे, बट वो हुआ नहीं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिस्पॉन्स तो दिया, जैसे मैंने कहा, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, इन्होंने मिलकर काफी हद तक मिलिटेंसी खत्म कर दी। बट डोंट थिंक ये सारी चीजें क्या दिखाता है? गलत चीजें। नाउ द कम्स द क्वेश्चन कि सर कनिष्का बॉम्बिंग के बाद इमीडिएटली जस्ट फादर लाइक सन क्या है? फोटो क्लियरली देखो आप, और क्रोनोलॉजी भी देखो ठीक तरह से। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो आज के प्राइम मिनिस्टर है, ये पियर ट्रूडो के बेटे हैं। तो मैंने कहा कि बेटा बाप जैसा ही है। क्यों? क्योंकि पिताजी का भी कभी भारत के साथ अच्छा रिलेशन ज्यादा रहा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज ये भी प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, और उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा था कि कैनेडियन सॉइल पे बहुत सारी गलत चीजें हो रही, विच आर एंटी इंडिया। बहुत चीजें इन्हें बता भी दी थी, बट इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली थी। सो डोंट यू थिंक जो पिताजी ने किया वही आज बेटा भी कर रहा है? उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने ये बात कही थी, आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ना इंदिरा गांधी की उन्होंने सुनी, ना बेटा नरेंद्र मोदी जी की सुन रहा है। एंड दैट्स रीजन आई सेड लाइक फादर लाइक सन।
मतलब पिताजी ने भी वही किया था जो बेटा आज कर रहा है, मतलब बेटा क्या कर रहा है, पिताजी के पे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। सो रिलेशनशिप, डज दैट मीन इंडिया कनाडा रिलेशनशिप खराब है? मोस्टली थ्रू द फैमिली के बारे में तो आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन बहुत दिखते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर कनाडा की ये प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट किया, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? लिसन, देयर कैन बी मेनी रीजंस, मेनी रीजंस। कैसे? एक, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, तो उन्हें सपोर्ट किसका है? कहा जाता है सिक्स का। तो ऑब्वियसली सिख वोट उनके लिए काफी रिलेवेंट है, तो उन्हें सेटिस्फाई करना उनकी जिम्मेदारी है। नाउ यू में से कि 4 करोड़ में से 7 लाख मतलब कितना हो गया सर? बहुत कम है। एग्रीड बहुत कम है, बट एक एक सीट हाउस में इंपॉर्टेंट होती है। और जब कोalition की सरकार होती है तो किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए आप बहुत सारी चीजें करते हो। मतलब पहला एम आपका वहां पे क्या होता है? सत्ता में रहना। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, चाइना फैक्टर, क्योंकि चाइना के बारे में दक्षिण ध्रुव के ऊपर उनके ही कंट्री में बहुत सारे आरोप लग चुके हैं कि चाइना इंटरनल पॉलिटिक्स में कनाडा के इंटरफियर करता है, उसके बारे में आप कुछ करते नहीं। नॉट ओनली दिस, बिकॉज ऑफ दिस कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी बहुत हद तक नीचे जा चुकी है। एंड डोंट यू थिंक इलेक्शन के लिए इससे अच्छा मुद्दा क्या होता है? कौन सा? नेशनलिज्म। मतलब घर में अगर हमारी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो बाहर का कोई एनिमी क्रिएट करो, तो सारा देश अपने आप एक हो जाता है। डोंट थिंक कुछ सिमिलर एक्शन, कुछ सिमिलर चीजें हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी रिगार्डिंग चाइना, कि चाइना पॉलिटिकल मैप्स चेंज कर रहा है, वैसे ही कुछ यहां पे भी दिख रहा है क्या? आप ही डिसाइड करो। सो कैन आई सिंपली से देयर आर मल्टीपल रीजंस मे बी बिहाइंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट। ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, सो इलेक्शन से पहले ये इशू उन्हें फायदा दे सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर इंडिया कनाडा रिलेशन था कैसे, ये भी थोड़ा बताओ, ऐसे बच्चों का कहना है। तो 1947 से देखते हैं इंडिया कनाडा रिलेशनशिप अंडर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नेहरू के अंडर तो ये रिलेशनशिप काफी अच्छे थे। कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू को ये अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि कनाडा के जो हाउस में जाके स्पीच देने की, सो दैट्स वन ऑफ द ग्रेट। एंड नेक्स्ट टू दैट ये अपॉर्चुनिटी इंदिरा गांधी जी को भी मिली थी। एंड इंडिया का जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, प्लीज लिसन केयरफुली, साइरस, इसे बनाने में किसने मदद किया है? कनाडा में। यू वोंट इमेजिन, साइरस जो है बीआरसी में, इसका फुल फॉर्म है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। ये प्रीलिम में आ सकता है, प्लीज इसे याद रखो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। मतलब सिंस इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा था। तो आया कब? जैसे कि मैंने कहा कुछ देर पहले, फादर एंड सन डियो। फादर पियर वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए 3 बार। सो ऑब्वियसली उस वक्त से रिलेशनशिप काफी हद तक खराब होने लगे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने काफी चीजें इन्हें बताई थी बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, या आप कह सकते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दैट्स रीजन जो कनिष्का बॉम्बिंग हुआ है, एयरप्लेन को जो ब्लो किया था, कहा जाता है कि उसके बारे में इंटेलिजेंस इनके पास था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुआ 1985, लेकिन 2006 में इसके बारे में कमीशन अपॉइंट किया गया था। दैट क्लियरली शोज कि कनाडा ने अगर थोड़ा सिक्योरिटी टाइट किया होता तो 329 लोगों की जान बच जाती उस वक्त। इंदिरा गांधी ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके वजह से कनाडा और नाराज हो गया। उनका कहना था कि हमने जो आपको प्रोवाइड किया उसका आपने मिसयूज किया रिएक्टर के सर्विसेज का। देन कम्स वाजपेयी। वाजपेयी जी के टाइम पे भी रिलेशनशिप अच्छी हो गई, बट वाजपेयी से पहले थे नरसिम्हा राव। ना नरसिम्हा राव जी ने रिफॉर्म स्टार्ट किए थे ना। रिफॉर्म के बाद इमीडिएटली एक चीज आपको क्लियरली दिखेगी, किसके बीच में? बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो मैंने कहा था कि ये दोनों ही दोस्त थे, और दोनों दोस्त थे। इसमें और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो। यूएसए जो करता है, कनाडा थोड़ी देर के बाद उसे फॉलो करता है। कैसे? 91 में जैसे इंडिया ओपन हो गया, यूएसए को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया। नो डाउट सोवियत कोलैप्स हो चुका था, तो इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो चुका था। यूएस ने इमीडिएटली एंट्री ली। उसके 2-3 साल बाद इमीडिएटली कनाडा ने भी एंट्री ले ली। बट 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्होंने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद सैंक्शन लग गए। यूएस ने लगाए, सेम वे कनाडा। बट
एज आई सेड, उसके बाद सैंक्शन हट गए, यूएसए ने हटाया, फिर थोड़ी देर के बाद कनाडा में। इतना ही नहीं, यूएसए ने 2007 में इंडिया के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किया। सेम वे कनाडा ने भी इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील किया, सिविल न्यूक्लियर डील 2010। मतलब एनालिसिस परफेक्ट जा रहा है, जो यूएसए करता है कनाडा उसे धीरे धीरे फॉलो करता है। और प्रधानमंत्री मोदी के टाइम यूरेनियम पहली बार इंडिया को मिल गया 2015 के आसपास, मतलब कोऑपरेशन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। सो कैन आई सिंपली से रिलेशनशिप उतना भी खराब नहीं है जितना आज हमें दिखता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फैक्ट वाइज कुछ बात करते हैं। यस, फैक्ट वाइज, अगर फैक्ट वाइज अगर आप देखेंगे कि इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 0.56% जो इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली $3,500 मिलियन। ये कहां से आता है? कनाडा से आता है। इतना ही नहीं, ओवरसीज इंडियंस, मतलब पूरे दुनिया में जितने इंडियंस है इसमें से 5% कहां पे रहते हैं? सिर्फ कनाडा में। 16 लाख, जैसे मैंने पहले कहा था। मतलब कनाडा का एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल भी कम्युनिटी है। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा बेस है। भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए, ये अच्छी बात भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सोचने वाली भी बात है। सो इसमें से 13% के आसपास लोग कनाडा में जाते हैं। सो कैन आई सिंपली से नेक्स्ट टू यूएस अगर कोई अच्छा डेस्टिनेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स कनाडा के बारे में बहुत सोचते हैं। सो कनाडा इज अ गुड प्लेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो, एंड दैट्स रीजन देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑल्सो। इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं उसमें कैनेडियन टूरिस्ट का नंबर भी काफी हाई है, कहा जाता है ये 80,000 के ऊपर है। और बायलैटरल ट्रेड अगर लेटेस्ट फिगर देखेंगे तो 8 बिलियन क्रॉस हो चुका है, जो कि दोनों को फेवरेबल है। मतलब फिगर्स तो दोनों के फेवर में ही दिख रहा है, फिगर्स भारत को भी अच्छा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है ना, यू में से कि सर ये क्यों आज के लेक्चर में? ये ठीक तरह से देखो, इसका कुछ कारण है, आगे स्टेटमेंट में समझेगा। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन, जो इंडिया फार्मेसी में काफी अच्छा है। ज्वेलरी इंडिया काफी अच्छा है। बासमती राइस काफी अच्छा है। क्लोथिंग्स काफी अच्छा है इंडिया। प्लीज याद रखो ये। तो कनाडा से क्या इंपोर्ट होता है? कोल, बिकॉज इंडिया को एनर्जी डिमांड ज्यादा है। लेंटिल्स, पोटेशियम क्लोराइड, न्यूज़प्रिंट, वुड पल्प, ये सारी चीजें क्या दिखाती है? डोंट थिंक, ये क्लियरली दिखाती कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। प्लीज, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिट नहीं कर रहे हैं, रादर कॉम्प्लीमेंट कर रही है। दैट्स द रीजन दोनों का अगर ट्रेड देखेंगे 8.16 बिलियन है, जिसमें से 4 बिलियन इनका है, 4.1 बिलियन इनका, मतलब आसपास ये बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर देखेंगे तो ठीक है। सो क्या लगता है कि इंडिया कनाडा के जो प्रेजेंट टेंशन है इसके वजह से इन्वेस्टमेंट रिस्क हो जाएगी? द आंसर इज नो। प्लीज, ये मेंस में आ सकता है एज वेल एज इंटरव्यू। द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पॉलिटिकल टर्मोइल, मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, टेम्पररी होता है। एंड नॉट ओनली दिस, डोंट यू थिंक यूपीएससी में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है कि अगर कोई भी कंट्री के रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो उसमें बेस्ट वे क्या होता है? ट्रेड। ट्रेड से रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। इकोनॉमिक रिलेशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस बायलैटरल रिलेशंस। सो रादर ट्रेड से रिलेशनशिप और इंप्रूव हो जाएगी। और इकोनॉमिक टाइज आर ड्रिवन बाय कमर्शियल कंसिडरेशन। मतलब क्या? लिसन केयरफुली, आज यूएस चाइना के बीच में बहुत फ्रिक्शन है। यूएस एंड चाइना के बीच में बहुत फ्रिक्शन है, बट स्टिल दोनों का ट्रेड कंटिन्यू है। चाइना इंडिया के बीच में भी बहुत फ्रिक्शन है, बट स्टिल ट्रेड कंटिन्यू है। मतलब ट्रेड के काम कुछ और होते हैं, रीजंस और होते हैं। और हम चाहे तो भी बहुत सारे ट्रेड हम बंद नहीं कर सकते इमीडिएटली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले कहा कि ये ट्रेड, इंडिया कनाडा का ट्रेड तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉट कॉम्पिटिटिव। मतलब सिमिलर प्रोडक्ट नहीं, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट एक दूसरे को देते हैं तो दोनों को फायदा है। कैनेडियन पेंशन फंड्स को इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफी है। एंड एज आई जस्ट नाउ सेड कि इंडियन स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिससे कनाडा को 2021 में ही 5 बिलियन US डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट मिला है, मतलब पैसे फीस मिले। कहा जाता है इंडियन स्टूडेंट जो है अराउंड 20% है, वहां के टोटल स्टूडेंट्स का 20%, मतलब एक लार्ज कम्युनिटी। सो डोंट यू थिंक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज तो इससे इफेक्ट होगा क्या? शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म आंसर इज नो। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन
कि सर ये बातें इंडिया में बहुत डिस्कस हो रही है, रादर हर न्यूज चैनल में पिछले 4 दिन से यही देख रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस भी आ रहे हैं। क्या कैनेडियन मीडिया और पब्लिक भी इतना वेटेज दे रही है? आंसर इज नो। कनाडा का एक बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर द ग्लोब एंड मेल, यहाँ पे एक इंडियन ने एक जो इंटरव्यू दिया था वो पब्लिश हुआ था, इसमें उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि कनाडा ने एलिगेशंस लगाने से अच्छा होता, लिसन केयरफुली, एलिगेशंस लगाने से अच्छा होता कि कोई हार्ड एविडेंस प्रेजेंट करते। प्लीज, एलिगेशन बहुत अलग है। उन्होंने कहा है कि क्रेडिबल एलिगेशन एंड एविडेंस, देयर इज अ डिफरेंस। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे अरेस्ट कहाँ हुआ है? एविडेंस की बात तो छोड़ ही दो, मतलब अरेस्ट भी नहीं हुआ है, एविडेंस भी नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है। सो डोंट थिंक ये किसको अफेक्ट हो रहा है ज्यादा? कनाडा को ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो बहुत लोगों का कहना है कि वाइस अप्रोच क्या होता कि आप अगर कोई अरेस्ट करते, कोई एविडेंस प्रेजेंट करते, कोई कन्विक्शन करते तो ज्यादा अच्छा चीज होता, ना कि डायरेक्टली इंडिया को जल्दबाजी में रिस्पॉन्सिबल करना निज्जर की डेथ के बारे में। देन दैट मीन्स कनाडा में इस इशू को उतना ज्यादा वेट नहीं दिया गया है जनरल मीडिया में और पब्लिक में, इतना ज्यादा वेट नहीं जितना हम लोग इंडिया में देखते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका कंक्लूजन क्या है फिर? क्या इंडिया को स्टैंड हार्ड करना चाहिए, या कनाडा के साथ रिलेशन खराब करनी चाहिए, या कनाडा को अपने साथ वैसा करना चाहिए? प्लीज, शॉर्ट टर्म में हम ऐसे निर्णय लेते हैं, बट हमें हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचना है। डोंट थिंक कनाडा के साथ अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जानबूझ के मैंने ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखा है, ओवरऑल पिक्चर, ट्रेड, एजुकेशन, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, मेडिसिन, हर चीज में कनाडा हमें फेवरेबल है। नॉट ओनली दिस, काउंटरिंग चाइना के लिए भी कनाडा काम का है। नॉट ओनली दिस, वेस्टर्न कंट्रीज का कनाडा मेन अलायंस पार्टनर है। इंडियन स्टूडेंट्स को एक अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर गुड एजुकेशन एंड गुड प्रोस्पेक्टस, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। इंडिया को भी टूरिस्ट के लिए फायदा है, ट्रेड का फायदा है। सो डोंट यू थिंक कनाडा के साथ रिलेशन खराब करना ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, बट एट द सेम टाइम कनाडा को भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब करना ठीक नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? दोनों को एक साथ आके ये इशू सॉर्ट आउट करना चाहिए जल्द से जल्द, और इशू बातचीत से ही हल होते हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर ओपन एलिगेशंस करके। अगर कोई एविडेंस है, लिसन केयरफुली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कनाडा सरकार के पास अगर कोई एविडेंस है, एविडेंस नॉट एलिगेशंस, अगर एविडेंस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसे शेयर करना चाहिए। एंड उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली कहा है कि वी आर रेडी टू लिसन टू इट। क्यों नहीं लिसन करेंगे भाई? बट रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो दोनों को रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बट एट द सेम टाइम कनाडा को इंडिया के कंसर्न्स भी देखना चाहिए। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी और कंट्री के खिलाफ आप मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं, या पॉलिटिकल गेन्स के लिए, नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए, या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, या इलेक्शंस के लिए आप कुछ ऐसे चीजें कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपका किसी और कंट्री के साथ हो सकता है। सो प्लीज, इसमें दोनों का नुकसान है, एंड दैट्स रीजन यूएसए ने भी क्या किया, दोनों कंट्रीज को साथ लेके वो काम कर रहा है। मतलब क्या? शॉर्ट टर्म में फ्रिक्शन है, यस, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये फ्रिक्शन नहीं रहेगा। आई रिपीट, नहीं रहेगा, बिकॉज जब भी आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो प्लीज थिंक फ्रॉम 1947 इंडिया कनाडा का काफी कोऑपरेशन रह चुका है। दैट इटसेल्फ मींस ये जो फेज चल रहा है, टेस्टिंग टाइम, ये भी चला जाएगा और अच्छे रिलेशन फिर से हो जाएंगे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, डिस्कस इंडिया कनाडा रिलेशन सिंस इंडिपेंडेंस, मैंने जानबूझ के रखा है बिकॉज सिर्फ अभी का रिलेशनशिप देखोगे तो आपको इमीडिएटली इमोशंस हाई है, आप एक्सट्रीम लिखना पसंद करोगे। जज करना है तो ओवर अ पीरियड जज करो। और डू यू थिंक प्रेजेंट क्राइसिस का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा? आपको आंसर आता है तो इसकी जरूर कोशिश करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।